संपन्न करना पड़ेगा, गुरुत्व का विकास करना पड़ेगा। हमें केवल इच्छा से काम नहीं चलेगा, तो हमें वो चलाने के लिए पूरा सामर्थ्य संपादन करना पड़ेगा। ये दूसरी बात कही थी। और तीसरी थी, आचार्य बनने का प्रशिक्षण हमें लेना पड़ेगा। पिछली बार कहा था कि तपोवन गुरुकुल इस प्रकार से शुरू होगा कि जो वहां से आचार्य निर्माण होंगे। आज का पुनरुत्थान तपोवन गुरुकुल की तरह ही है, जो आचार्य निर्माण की प्रक्रिया कर रहा है। और ये सब होने के बाद हमें समय का दान देना पड़ेगा। इसके लिए समय निकालना पड़ेगा अध्ययन के लिए। जब हम शिक्षित होंगे, आचार्य बनने योग्य होंगे, तब सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि हमें किस प्रकार का गुरुकुल प्रारंभ करना है। अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, इसके अनुरूप किस प्रकार का गुरुकुल प्रारंभ करना है, ये तय करना पड़ेगा। ग्राम गुरुकुल प्रारंभ करना है, वाणिज्य गुरुकुल करना है, या अन्य किसी भी कला का गुरुकुल प्रारंभ करना है, तो ये निश्चित करना पड़ेगा और उसका ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। अगर गृह गुरुकुल स्थापन करना है तो समाज शास्त्र का अध्ययन हमें करना होगा। ये करने के पश्चात ही हम गुरुकुल का प्रारंभ कर सकते हैं। गृह गुरुकुल के लिए तो पितामही ने आगे आना पड़ेगा, तो इसका भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमारा समाज तो धर्म केंद्रीय समाज है, उसे समझना पड़ेगा। ये सब होने के पश्चात ही गुरुकुल प्रारंभ हो सकता है। अनेक विद्याएं हैं, उन विद्याओं के गुरुकुल प्रारंभ करने हैं, तो उस विद्या को हमें पहले ग्रहण करना पड़ेगा। आज जो विद्यालय चलते हैं, आज ये गुरुकुल चलाने की जो कल्पना करते हैं, वो कोई लोग भोग लालसा से करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, यश प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन गुरुकुल वास्तविकता में मोक्ष प्राप्ति के लिए करने की आवश्यकता है। तो ये जब तक हम तय नहीं करते, तब तक गुरुकुल प्रारंभ नहीं होता। मुझे गुरु बनना है, मुझे सिद्धता प्राप्त करनी है, तब जाकर गुरुकुल प्रारंभ होगा। ये हम सभी जानते हैं, इसका हमने गत सत्र में विचार कर लिया। आज की कड़ी में भी इसका आगे विचार करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक सभी से करबद्ध निवेदन है कि जो हमारा अगला सत्र होगा, वो सत्र जो भी हमने आज तक सुना उसके प्रश्नोत्तरी का सत्र रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने प्रश्न गढ़ पर साझा करें, ताकि जब हमारा अगला सत्र होगा तो उसकी योग्य पद्धति से हमें प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। मैं अभी ताई से अनुरोध करूंगा, ताई अभी आज के विषय को आगे बढ़ाए। जी, गुरुकुल विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हमने गत 17 सत्रों में चिंतन किया गुरुकुल के संबंध में। अब जरा कृति के रूप में देखें और हम सब के संदर्भ में देखें तो कैसे देखा जाएगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ का विजन है, स्वप्न है या उसका दर्शन है 2064 में इस देश में शिक्षा संस्था के नाम पर जो भी संस्थाएं चलेंगी, जो भी विद्या केंद्र चलेंगे, वे गुरुकुल ही होंगे। गुरुकुल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चलेगा। प्रश्न ये होगा कि आज जो चल रहे हैं वो भी तो चलते होंगे ना, नए 10 वर्ष भी शुरू होंगे, वो भी चलते होंगे। उनका क्या होगा? उनके सामने दो विकल्प हैं। एक, या तो वे अपने आप को भारतीय गुरुकुल के में पूर्ण रूप से रूपांतरित करें, भले ही आज वो मैकॉले नॉलेज सिस्टम में चलते हों, तो भी अपने आप का अंतर्बाह्य रूपांतरण वे गुरुकुल में करें। ये उनके लिए एक विकल्प रहेगा।
दूसरा विकल्प होगा वो बंद हो जाएंगे, या तो अपने आप को बंद कर दे, नहीं चलाना है करके, या समाज बंद कर देगा। कैसे बंद कर देगा? कोई उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा ही नहीं, तो फिर बंद हो जाएगा। हाँ, एक छोटा-सा तीसरा विकल्प है, कुछ ऐसे चलेंगे संस्थान जो म्यूज़ियम जैसे होंगे नमूने के लिए, और बाकी सारे लोग देखने के लिए जाएँगे। जैसे आज कहीं गुरुकुल चलता है ना, तो वो देखने के लिए लोग जाते हैं। ऐसे इन संस्थानों को देखने के लिए जाएँगे, ये समझने के लिए कि अरे बाप रे! हम 50 वर्ष पूर्व, 70 वर्ष पूर्व ऐसी मूर्खता कर रहे थे। इसको देखने के लिए जाएँगे। लेकिन वे भी फिर धीरे-धीरे अपने आप को या तो बंद कर देंगे या बदल देंगे। अब ये हमारा दर्शन है। भारत की योग्यता तो यही है कि ऐसे गुरुकुल चलें। भारत की योग्यता ये नहीं है कि आज जैसे चल रहे हैं वैसे चलें। भारत की भावी पीढ़ी की योग्यता ये नहीं है कि वो मैकॉले नॉलेज सिस्टम में पढ़ें। भारत की भावी पीढ़ी इस योग्य है कि वह गुरुकुल में पढ़े। तो फिर हमारा दायित्व भी ये है कि हम गुरुकुल कैसे चलेंगे, इसका विचार करें, इसकी योजना बनाएं, इसमें हमारा योगदान दें। इसके लिए चिंतन हो या परामर्श हो या कृति हो, किसी न किसी रूप में हम गुरुकुल के निर्माण में अपना योगदान करें, तभी यह होगा। नहीं तो कैसे होगा? बिना किए केवल इच्छा करने से तो कुछ होता नहीं। तो करने के लिए हमको योजना बनानी होगी और हमें उसमें सहभागिता करनी होगी, तभी वह हो सकेगा। व्यावहारिक दृष्टि से ही विचार करो। पहला तो व्यावहारिक दृष्टि से बड़ा विचार करना होगा। समग्रता में विचार करना होगा और पूरे देश के लिए विचार करना होगा। तो हमें 140 करोड़ जनसंख्या के लिए गुरुकुल चाहिए। ये विषय हमारा पहले भी हो गया है। तो इसमें लाखों गुरु चाहिए, लाखों आचार्य चाहिए। बिना आचार्य के तो गुरुकुल होना संभव ही नहीं है। तो ये आचार्य कहाँ से आएंगे? अब आइए वर्तमान में और अभी इसी क्षण में हमारे में से सभी को गुरु बनना होगा। अब गुरु बनना माने कोई एक बहुत बड़ा तक्षशिला जैसा गुरुकुल चल रहा है, उसमें जाकर गुरु बनना इतना ही नहीं होगा। इतना अगर होता है तो हम तो बहुत भाग्यवान होंगे कि हम ऐसे विद्या केंद्र में गुरु हैं, माने आचार्य हैं। परंतु इसकी प्रतीक्षा नहीं करना, क्योंकि तक्षशिला जैसा विद्यापीठ कहाँ है कि हम उसमें जाएं, या ऐसे गुरुकुल कहाँ है कि हम उसमें गुरु बने। तो क्या होगा? जहाँ हम हैं, वहाँ हम अपने आप को गुरु के रूप में रूपांतरित करें, क्योंकि परिवर्तन तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर उत्तम पुरुष एक वचन से ही होगा ना। तभी तो दूसरे को कहेंगे कि चलो भाई गुरु बनो और शुरू करो। एक अमेरिकन नीग्रो कृषितज्ञ थे, उनका चरित्र पढ़ने जैसा है, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। उनकी समाधि के ऊपर उनके ही 2 वाक्य लिखे हैं, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। तुम जहाँ हो वहीं से शुरू करो। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसी नकार की भाषा न बोलो। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, जहाँ हो वहीं से शुरू करो। विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसी से शुरू करो। एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट, उसमें से कुछ निर्माण करो, उसमें से कुछ परिणाम प्राप्त करो, और इस प्रक्रिया में स्वयं भी अधिकाधिक समर्थ बनते जाओ और अधिक से अधिक अच्छा काम करते जाओ। तो ये व्यवहार सूत्र हम सबको अपने आप के विषय में लागू करने की आवश्यकता है।
तो हम जैसे हैं वैसे गुरु बने। अब हमको क्या आता जाता है, याद करो क्या आता जाता है। तो हम क्या कहानी बता सकते हैं, कहानी बताओ। गीत गा सकते हैं, गीत गाओ। चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करो। वाचन गट चला सकते हैं, वाचन गट चलाओ। परंतु किए बिना न रहो। खाली खाली विचार ही करना और अफसोस करते रहना या आलोचना करते रहना या निराश हो जाना, दिस इज नॉट अवर लॉट। ये हमारा भाग्य नहीं है। तो करो। तो मुझे लगता है कि हम जरा अपने आप के बारे में कुछ विचार करके योजना बनाए। क्या मैं गृह गुरुकुल शुरू कर सकती हूँ? विचार करो। मेरे मेरे घर में 5 वर्ष का बालक है। उसके लिए मुझे घर में ही गुरुकुल शुरू करना है। तो उसके जैसे 5, 7, 10 छात्रों को इकट्ठा करो। 1 घंटे का गुरुकुल चलाओ, 2 घंटे का चलाओ। नहीं आएंगे ना, अपने-अपने विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो उनको 2 घंटे बुलाओ। उनके विद्यालय के समय से पहले अथवा विद्यालय के समय के बाद। ये ना कहो कि कोई नहीं आता है, सबको कोचिंग पड़ी है, किसी को कोई रस नहीं। हाँ, ठीक है, नहीं है जिनको रस, उनको भगवान उनका भला करे। ऐसे मिल ही जाएँगे, 4 लोग मिल जाएँगे, 5 लोग मिल जाएँगे। तो उनके लिए 1 घंटे में क्या-क्या करना है वो सीखो, अच्छे से करो, तो 4 के 10 होंगे, 10 के 15 होंगे, फिर आपके जैसे आपके सहयोगी दूसरे हो जाएँगे। तो चलाओ, नियमित चलाओ, बिना प्रमाद के चलाओ, दायित्व समझकर चलाओ, कर्तव्य समझकर चलाओ, अनुशासन पूर्वक चलाओ, नियम पूर्वक चलाओ। ये कैजुअल होने का विषय नहीं है कि आज तो समय नहीं है तो नहीं। हम कहाँ नौकरी करते हैं कि कोई हमको पूछेगा कि आज क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम अपने आप को पूछने वाले हैं ना। ये तो दूसरे पूछेंगे, नौकरी की शर्तों को सामने रखकर पूछेंगे, उससे अधिक कठिन है। मैं स्वयं अपने लिए पूछूंगी और उसका उत्तर दूंगी। तो अनुशासन पूर्वक चलाओ, नियम पूर्वक चलाओ, सज्जता के साथ चलाओ, सिद्धता के साथ चलाओ, अध्ययन करके चलाओ, अभ्यास करके चलाओ, अच्छे से अच्छा चलाओ। जो भी थोड़ा कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा करो, प्रामाणिकता पूर्वक करो। ये तो केवल मैंने बच्चों का उदाहरण दिया। आप क्या युवाओं के साथ चर्चा कर सकते हैं? तो करो, लेकिन फिर उसमें भी नियमित रहो, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, प्रामाणिकता पूर्वक करना चाहिए। युवाओं के साथ बात करो। क्या जीवन विकास के सूत्र ग्रंथ पढ़ा है? उसमें वृद्धों के लिए जीवन विकास, उस अध्याय का शीर्षक है रमणीय वृद्धावस्था। 60 वर्ष के बाद दीर्घतम अवस्था जीवन में वृद्धावस्था है। इसको रमणीय कैसे बनाया जाएगा? उसको योग्य वृद्धावस्था कैसे बनाया जाएगा? एक सुभाषित है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलम्। वे अभिवादनशील हैं और जो नित्य वृद्धोपसेवन करता है उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल निरंतर वृद्धिगत होते हैं। तो वृद्धोपसेवन क्या है? वृद्धों के साथ रहो, वृद्धों से उनके अनुभव सुनो, वृद्धों की सेवा करो, वृद्धों की से प्रेरणा प्राप्त करो, उनके कैसे कर्तृत्व संपन्न रहे हैं वो अनुभव सुनो और अपने आप को शिक्षित बनाओ। ऐसा वृद्धोपसेवन घर के प्रौढ़ों ने करना चाहिए, युवाओं ने करना चाहिए, बालों ने करना चाहिए। परंतु वृद्धों को वृद्धोपसेवन के योग्य भी तो होना चाहिए। ये कैसे हुआ जा सकता है?
दूसरा एक कथन है महाभारत में, नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धाः। उस सभा को सभा ही नहीं कहते जिसमें वृद्ध नहीं है। नते वृद्धाः येन वदन्ति धर्मम। उन वृद्धों को वृद्ध ही नहीं कहा जा सकता जो धर्म की बात न करें। तो यदि हम वृद्ध हैं तो धर्म बताने वाले वृद्ध बने। यदि हम वृद्ध हैं तो वृद्धोपसेवन करने के योग्य बने। ये तो हमारा अध्ययन है। और ऐसा बनने के बाद वृद्धोपसेवन करने वाले लोगों के साथ चर्चा विचारणा शुरू करें। ये गुरुकुल ही है। ऐसे हमारे आसपास के वृद्धों के लिए वृद्धोपसेवन योग्य कैसे बनना और धर्म बताने वाले वृद्ध कैसे बनना, इसकी कक्षाएं चलाओ। ऐसी कक्षा हम नहीं चला सकते तो जो उसमें बता सकते हैं ऐसे लोगों को बुलाओ और हम स्वयं उसमें अध्येता बनो और एक दिन हमें बताने लायक बनने का अवसर आएगा। तो फिर ये वृद्ध गुरुकुल शुरू हुआ ना, ये वृद्ध गुरुकुल ही है। क्यों नहीं चलाना वृद्ध गुरुकुल, क्यों नहीं चलाना प्रौढ़ गुरुकुल। तो कुटुंब में आजीवन शिक्षा का ये एक आयाम है प्रौढ़ गुरुकुल। जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनके माता पिताओं के लिए गुरुकुल चलाओ। उनके वो कैसे चलेगा, वो अपनी स्थिति के अनुसार विथ व्हाट यू हैव, जो अपने लिए हम जुटा सकते हैं उसके आधार पर चलाओ। लेकिन बिना चलाए न रहो, बिना सिखाए न रहो, बिना सीखे न रहो। गुरुकुल की चिंता और चिंतन करना है तो बिल्कुल निष्क्रिय रहना मना है। करो, एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। हमारे कर्नाटक के प्रांत प्रचारक थे अजीत जी। ये उनका योग और योगाभ्यास ये उनका विषय था, अध्ययन का भी विषय, अभ्यास का भी विषय। वे कहते थे कि मैं देखता हूँ, अब प्रांत प्रचारक हैं तो प्रवास तो नित्य प्रति साथ में जुड़ा ही है, लेकिन वे कहते थे कि मैं एक दिन भी ऐसा नहीं जाने देता जब मैंने किसी को योग सिखाया नहीं। इस वाक्य की ओर ध्यान दो। अपना योगाभ्यास तो वो समय निकाल करके कैसे भी कर लेंगे, परंतु सिखाया नहीं। ये योग विषय के प्रति प्रतिबद्धता है, ये अपने दायित्व का स्मरण है। तो अगर प्रांत प्रचारक एक भी दिन योग सिखाए बिना नहीं व्यतीत होने देते तो हम और आप तो कर ही सकते हैं कि एक दिन भी बिना सिखाए जाए नहीं। उनके पास सिखाने के लिए योग था, हमारे पास सिखाने के लिए क्या है। ऐसा मत समझो कि आप तो कटलरी की दुकान चलाते हैं इसलिए नहीं कर सकते, या आप आईटी इंजीनियर है इसलिए नहीं कर सकते, या फिर ये भी मत समझो कि आप तो एमबीए हुए हैं इसलिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही सिखाएंगे, आप सीए हुए हैं तो ऑडिट ही सिखाएंगे। ऐसा नहीं। तय करो गुरुकुल संकल्पना में गुरुकुल के बारे में क्या बताया है, भारतीय ज्ञान धारा के बारे में क्या बताया है, किन किन बातों की शिक्षा देने की आवश्यकता है, उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अपने लिए अपना शिक्षकत्व तय करो ना, मैं ये सिखा सकती हूँ, मैं ये सिखा सकता हूँ, मैं ये इस विषय में अधिक 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 माहिर होकर अधिक अधिक अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ। तो सिखाना शुरू करो। एक दिन भी ऐसा न जाए कि मैंने कुछ सिखाया नहीं, और किसी को भी नहीं। वो तो किसी को भी सिखाना ये तो एक अलग बात है, परंतु अपना एक अध्येता समूह होगा, छात्र समूह होगा, समय भी होगा, स्थान भी होगा, संसाधन भी होंगे, और ऐसा आप शुरू करेंगे
तो उसका योगक्षेम देखने वाले लोग मिल ही जाएंगे। हम कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने गंभीर हैं और कितने प्रामाणिक हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमको कितना आता है, हमको 50 बातें आती हैं, लेकिन हमारा हमारा ये क्या हो गया है कि जो नहीं आता है, नहीं कर सकते, इसकी सूची तो हम बहुत सरलता से बना सकते हैं। हम कर सकते हैं, इसकी सूची बनाने बैठो तो एक लिख कर दूसरे के सामने पेन अटक जाता है। ये हम कर सकते हैं, इसकी सूची बनाओ। इसको व्यापक अर्थ में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव बनो। अरे आज के वातावरण में गुरुकुल में कौन आने वाला है? तो रवि कोई नहीं आएगा। नहीं, कैसे आएंगे? सबको अच्छा चाहिए, है ना? और भारत का भाग्योदय तो होने ही वाला है। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, 21वीं शताब्दी हिंदुत्व की शताब्दी है, तो फिर वो तो आएगा ना, नहीं कैसे आएगा? ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी बनकर सकारात्मक सोच से शुरू करो। अनेक विषयों में नया चिंतन करना जरूरी है। भारतीय ज्ञान धारा, हाँ, हमारी प्रतिबद्धता भारतीय ज्ञान धारा के को लेकर रहेगी, और फिर अपीजमेंट नहीं। अरे इनको ना अंग्रेजी का लालच दिखाओ तो वो संस्कृत पढ़ने के लिए भी आएंगे। ऐसे संस्कृत का मानमर्दन मत करो। जो सिखाना है वो शुद्ध रूप में ही सिखाओ। अपीजमेंट नहीं, चॉकलेट देंगे तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये छोटे बच्चों की ही बात नहीं है, बड़ों की भी है। तो अनुनय भी नहीं करना, समझाना, आग्रह करना, ये एक बात है। और अपीजमेंट करना, समझौते करना, अरे थोड़ा डाइल्यूट कर दो, नहीं तो नहीं पचेगा, पचे ऐसा करो। हाँ, पचे ऐसा करो, ये तो अध्यापन पद्धति का एक गुण है कि सामने वाला जिस रूप में ग्रहण करता है उस रूप में देना चाहिए। ये कुशलता तो होनी चाहिए, परंतु इसके लिए डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा भेसड़ कर दिया, मिलावट कर दी, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर शुरू करो। और क्या क्या हम सीख सकते हैं, माने शुद्ध भारतीय ज्ञान धारा, जिस किसी भी विषय में हमारी रुचि है उसमें भारतीयता का चिंतन करो। जैसे कभी इन्हीं सत्रों में सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितना बोलबाला है, कैसा दबदबा है, बदलो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी बोलो, शुरू करो ना, बोलना शुरू करो। नहीं भी हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी करो। अब इंडियन टेक्नोलॉजी की बात आई तो जितने भी इंजीनियर हैं, आजकल इंजीनियरों की संख्या भी बहुत होती है, जितने भी इंजीनियर हैं उन सभी ने टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, इंडियन इंजीनियरिंग समझ लेना चाहिए और उसके बारे में बोलना शुरू करना चाहिए। आप 10वीं 12वीं के कॉलेज में प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले युवाओं को करो इकट्ठा, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 5 लोगों को करो इकट्ठा, बताओ अरे भाई भारतीय टेक्नोलॉजी जैसा कुछ होता है कि नहीं है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसकी समस्याएं क्या हैं, उसका हल क्या है, शुरू करो। आप जहां हैं वहां से, जिस स्थिति में है उस स्थिति में शुरू करो, क्योंकि भारत को आचार्यों की, शिक्षकों की, गुरुओं की आवश्यकता है। ये तो पहली अपनी सिद्धता हुई। गुरु बनने के लिए औरों को प्रेरित करो। अरे भाई अच्छा, अपने जीवन का सार्थक किसमें है, गुरु बनो, आचार्य बनो, ये क्या कर रहे हो, तो प्रेरित करो और आचार्यों का समूह बढ़ाओ। उसके बाद अभी जो आता है उससे तो शुरू ही करो, परंतु अधिक आए इसके लिए आचार्य बनना सीखो। हमारी आचार्य अध्ययन संकाय इसीलिए तो चल रहा है, और वर्षों तक
अध्ययन करने की प्रवृत्ति रखो, मानस रखो। जिस अवस्था में हम हैं उसके अनुसार क्या करना ये सीखो। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कितना समय देना है, कैसे प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, मेरी अवस्था में मेरी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर क्या है, टॉप क्या है। जिस दिन टॉप गुरु बनना हो जाएगा उस दिन भारत के लिए आशा का सूर्य उदय हुआ है, ऐसा समझो। तो टॉप प्रायोरिटी पर लाओ अपने जीवन में और उनके जीवन में, तो प्रेरित करो, साथ में लो उनको। उसके आगे अब मैं धीरे धीरे साहस और सामर्थ्य बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रही हूं। तो गुरुकुल संस्था के रूप में शुरू करो। अब देखो, आज स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित गुरुकुल शुरू करना ये बहुत कठिन काम है, बहुत परिश्रम का काम है, बहुत साहसपूर्ण ऐसा काम है। तो ऐसा साहस है तो शुरू करो। शुरू करने से पहले जरा तैयारी अच्छी करो, अच्छी तैयारी ऐसा करो कि शुरू करने के बाद बंद ना करना पड़े, शुरू करने के बाद समझौते ना करने पड़े, शुरू करने के बाद बदलना न पड़े। ऐसा ऐसी पूर्व तैयारी करके शुरू करो। अब जैसा मैंने कहा कि उसमें से अर्थार्जन तो होगा नहीं, फिर कैसे करेंगे, ये तो महान यक्ष प्रश्न है। कि अभी हमारे ऐसे अध्यापक लोग मिलते हैं, वे कहते हैं कि हम तो केवल और केवल ये पुनरुत्थान में आचार्य बनना चाहते हैं, परंतु हमारा भी घर है, कैसे चलेगा। तो ये शुद्ध प्रामाणिकता से, शुद्ध बुद्धि से गुरुकुल तो शुरू करना चाहते हैं या पुनरुत्थान में आचार्य बनना चाहते हैं, परंतु पुनरुत्थान तो पढ़ाने के पैसे ही नहीं देगा और पढ़ाने के पैसे लेगा नहीं। हाँ, ये वे यहाँ रहेंगे तो उनका योगक्षेम चलेगा, मैंने खाना पीना रहना पढ़ना ये सारी व्यवस्थाएं तो हो जाएंगे, परंतु उनका घर नहीं चलेगा। उनके बच्चे हैं, पत्नी है, तो वो तो नहीं चलेगा। अपने दूसरे शौक भी नहीं चलेंगे, दूसरी जो जीवन शैली है वो तो नहीं चलेगी। तो ये तो चलनी तो चाहिए। मैं बिना गृहस्थ के नहीं नहीं नहीं, तुम तो संघ के प्रचारक होते हैं, ऐसे आ जाओ, ऐसा नहीं होता। तो गृहस्थाश्रम चलाना ही है और गृहस्थ ही आचार्य बनेंगे। इसमें से रास्ते निकालने पड़ेंगे। अब ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, कम गंभीर बात नहीं है कि हम वेतन भी ना ले और योगक्षेम भी चले। दोनों बातों का मेल कैसे बिठाना, कौन हल निकालेगा इसमें से। तो हमारे में जो बुद्धिमान है और जो व्यवहारू बुद्धि से भी चलते हैं, केवल तात्विक बुद्धि से नहीं, व्यावहारिक बुद्धि भी जिनके पास है, जिनको कठिनाइयों में से रास्ते निकालना आता है, जिनको समस्याएं सुलझाना आता है, जिनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हल करना आता है, वे दिमाग लगाए ना, अपनी बुद्धि लगाओ इसमें कि वेतन भी नहीं लेना और गृहस्थाश्रम भी चलाना, दोनों काम करने हैं तो कैसे करेंगे। तो ये तो कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। कभी तक्षशिला विद्यापीठ कैसे चलता था उसमें भी लिखा नहीं है, कण्व मुनि कैसे चलाते थे वो भी कहीं लिखा नहीं है। तो ये कैसे होगा, फिर योगक्षेम कैसे चलेगा। तो फिर ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो बुद्धिमानों के लिए चुनौती है, जो करना चाहते हैं उनके लिए चुनौती है। तो हल निकालो, इसका हल निकालो। अभी आज ऐसे 2-3 उदाहरण हमें दिखेंगे। वे गृहस्थाश्रम में पति पत्नी दोनों होते हैं ना। पति तो व्यवसाय कर रहे हैं, अर्थार्जन कर रहे हैं, पत्नी गुरुकुल चलाए और अर्थनिरपेक्ष ही चलाए, बिना वेतन के ही चलाए।
तो चल सकता है ना। तो सोचो ना, संभावनाएं सोचो। हाँ, उसके सामने चुनौतियां कैसी आएंगी इसका भी विचार करो। साहस का अर्थ ये नहीं है कि आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगाना, और तैरना तो आता नहीं अब क्या करेंगे, इसको साहस नहीं कहते। परंतु साहस इसको कहते हैं कि चुनौतियां कैसी कैसी आएंगी, समस्याएं कैसी कैसी आएंगी, उनकी पूर्व कल्पना करके फिर इसमें से रास्ता कैसे निकालेंगे इसका विचार करना। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि ओ ठीक है ठीक है, शुरू तो कर दो, जो भी आएगा देखा जाएगा। हाँ ठीक है, देखा जाएगा, वो भी एक तरीका है, परंतु फिर देखो उसको, जो भी आएगा उसको देखने के लिए हमारे पास अ, मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता और समय सुविधा होना चाहिए। नहीं तो हमारे पास 1 घंटे का भी समय नहीं और समस्या आ गई, अब क्या करेंगे। तो ऐसे पूर्व विचार करके शुरू करो। बहुत सारे वानप्रस्थी लोग हैं। वानप्रस्थियों में से कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको पेंशन मिलती है। अब उनको तो अर्थार्जन की समस्या नहीं है, उनका गृहस्थाश्रम भी, अब दोनों ही वानप्रस्थ होने को आए हैं। तो जो गृहस्थाश्रम है, गृहस्थ का दायित्व है, वो तो पुत्र पुत्र वधु के पास गया है। अब हम वानप्रस्थ हैं, तो फिर गुरुकुल नहीं शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, आराम करेंगे, चिंतन करेंगे, आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे? नहीं, अभी भी भगवान की कृपा से स्वास्थ्य यदि साथ देता है तो गुरुकुल शुरू करो। अब ये अर्थ निरपेक्ष चल सकता है। हमने हमारा कर्तृत्व संपन्न आयुष्य, अनुभव संपन्न आयुष्य तो बीता है, हमने बहुत अध्ययन भी किया है, हम स्थिर बुद्धि से विचार कर सकते हैं, हम ऐसे डगमगाने वाले तो हैं नहीं। तो फिर गुरुकुल शुरू करो। ऐसे लोग यदि गुरुकुल शुरू करते हैं तो एक पक्ष उसका जो है अर्थ निरपेक्षता का, वो तो संभल जाएगा। अब ये यदि कहते हैं कि अब हम तो जीवन भर काम कर करके थक गए हैं, तो फिर ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। जो नहीं थके हैं, जो उत्साहपूर्ण है, अनुभव संपन्न है, आर्थिक चिंता जिनकी नहीं है, वे तो गुरुकुल शुरू कर सकते हैं, या गुरुकुल शुरू करो ऐसा कह सकते हैं, और उनको गुरुकुल चलाने में संपूर्ण साथ दे सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे वानप्रस्थ हैं। या कुछ लोग, अभी एक वर्ग इंजीनियरों का ऐसा निर्माण हुआ है कि ये उन्होंने जब जॉब शुरू किया है ना इंजीनियर बनने के बाद, तभी निश्चित किया है कि मैं 15 वर्ष नौकरी करूंगा, अधिक से अधिक 17, 18, 20 वर्ष नौकरी करूंगा। यदि वो 25 वर्ष की आयु में ये तय करता है, तो 45 वर्ष की आयु में तो वो सर्व सामर्थ्य से युक्त है, आर्थिक दृष्टि से निश्चिंत होकर फिर गुरुकुल शुरू कर सकता है। 4-5 वर्ष अध्ययन करो, जम कर अध्ययन करो, योजना करो, रचना करो और गुरुकुल शुरू करो। तो ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये अपना समय ऐसे ही न गवाएं और कॉन्सेंट्रेटेड काम करें, तो 1 वर्ष में तो 50 गुरुकुल शुरू हो सकते हैं, हर प्रांत में शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने 3 तो आसपास दिखाई दिए इसलिए बताए। ऐसे तो बहुत सारे अवसर होते हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति कुटुंब की सहायता से, कुटुंब की सहमति से गुरुकुल चलाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। सही एक आवश्यकता है तपोवन गुरुकुल शुरू करना। तपोवन गुरुकुल के लिए जो आचार्य चाहिए वो तो फिर बहुत समर्थ, साहसी, पढ़े लिखे माने विद्वान और समर्पित ऐसे चाहिए। क्या अपने आप को हम इसके लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हाँ हम ऐसे आचार्य होंगे,
ठीक है ना, 5 वर्ष अध्ययन करना होगा, खटना होगा, चर्चा विचारना करनी होगी। अरे करेंगे ना तो क्या हो गया। लेकिन इस देश को यदि तपोवन गुरुकुलों की आवश्यकता है तो मैं तपोवन गुरुकुल का आचार्य हो सकता हूँ। आचार्य बनने से पहले तपोवन गुरुकुल का अध्येता हो सकता हूँ। ऐसा भी हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस दिशा में विचार करना। आगे अपने बच्चों को मैकॉले नॉलेज सिस्टम के विद्यालय में नहीं भेजेंगे, ऐसा निश्चय करने वाले लोग भी चाहिए। सद्भाग्य से अपने आसपास ऐसे लोग मिल भी जाएंगे। इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। नहीं, नहीं भेजेंगे। ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है, मेरा बालक अनपढ़ रह जाएगा तो रह जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं भेजेंगे। तो ऐसे लोग अपने आसपास कितने हैं देखो, हम स्वयं हैं कि नहीं देखो। और फिर इनके लिए गुरुकुल की अगर यदि व्यवस्था करनी है तो हम मिलकर करेंगे। ऐसा सोचो। ऐसा गुरुकुल कहाँ है, कहाँ चलता है देखो। ऐसे विकल्पों के बारे में सक्रिय हुए बिना ये हो नहीं सकता। चिंतन उसका प्रथम चरण है, परंतु चिंतन जब तक कृति में नहीं उतरता तब तक परिणाम नहीं दिखाई देता। तो हमें चिंतन से शुरू करके कृति तक जाना है। और जब तक हम स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते, स्वयं शुरू नहीं करते, तब तक परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश करना है तो हमारा पांडित्य पूर्व बहार में खिलता है। और हमें करने की बात आई, अरे नहीं ना यार, मैं कैसे कर सकता हूँ, कितने व्याप है देखा, कितने दायित्व हैं वो देखा, कैसे कर सकते हो। ऐसे नहीं होता। तो दो बातें हुई, चिंतन से शुरू करके कृति तक पहुंचो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के संदर्भ में शुरू करो, प्रस्तुत करो। तो भारत को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। गुरुकुलों की तो आवश्यकता है ही है, परंतु गुरुकुल के लिए जिंदा लोग चाहिए। ऐसे लोग कहाँ से आएंगे। तो लोग अपने को छोड़कर बाहर से नहीं आएंगे, हमारे साथ आएंगे। हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, हम करेंगे तो हमारे साथ वे आएंगे। इस प्रकार से गुरुकुल के संदर्भ में व्यावहारिक चिंतन भी हमको करना होगा। तभी जाकर 2064 में पूरे देश भर में केवल गुरुकुल ही गुरुकुल चलेंगे और मैकॉले नॉलेज सिस्टम का एक भी विद्यालय नहीं चलेगा। इस प्रकार का हमारा व्यापक और केंद्रवर्ती दोनों, हम व्यापक तो बहुत बड़ी परिधि में सोचते हैं, परंतु परिधि छोटी हो या बड़ी, न्यूक्लियस तो एक ही होता है और एक ही स्थान पर रहता है। हम कितना बड़ा सर्कल बनाते हैं वो हमारे पर निर्भर करता है, परंतु भारत के लिए तो बड़ा सर्कल ही चाहिए। और जितना बड़ा सर्कल है उतना न्यूक्लियस पक्का चाहिए। इस प्रकार का चिंतन भी हमारा बने, ये आज के सत्र का विषय था। समय हो गया है तो मैं अभी विषय समाप्त करती हूँ। नमस्कार जी। मोहन जी। हाँ, हाँ। 1996 में हम्म। लातूर में हम्म। पहली बार सेवाव्रती आ गए, जी। जन कल्याण समिति के योजना के माध्यम से। हम्म। तो सेवावती से मिलकर कुछ अनौपचारिक गप्पा गोष्ठी करने के बाद हम्म। मेरे मुंह से एक वाक्य आ गया हम्म। कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना, ये हाँ। रास्ता मुझे आज मिला। हाँ। रिटायरमेंट के बाद पैसे कमाना नहीं, हम्म। और
उस दिशा में प्रवास अभी भी चल रहा है। बहुत एक। अच्छा। हम्म। दूसरा, हम्म। पिछली बार जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके बारे में मत सोचो या उसके आड़े मत रहो, हम्म। शुरू करो। हम्म। तो कोसबाड़ में जाके हमने देखा कि हम्म। टीचिंग एड्स क्या है, वहाँ क्या वो यूज करते हैं। टीचिंग एड्स हम्म। पेड़ के पत्ते है, छोटी हम्म। छोटी काड़ियां हम्म। है, छोटे हम्म। छोटे पेबल्स है, हम्म। उसके साथ वो गणित पढ़ाते हैं, भाषा पढ़ाते हम्म। हैं। ऐसा हम्म। हमने खुद हम्म। अनुभव लिया। तो हम्म। टीचिंग एड्स कितना जरूरी है, मगर कितना, हम्म। हम्म। ये भी उस दिन मुझे ज्ञात हुआ। हाँ जी। ऐसे दो अनुभव बोलना बहुत बढ़िया, चालू रखो। वो तो हाँ जी। गौरी जी ने हैंड रेज किया है। प्रणाम ताई जी। जी जी। ताई जी, आपने आज कहा कि इंडियन इंजीनियरिंग के सर्वे करो युवाओं में, तो किस प्रकार इसको करना चाहिए, और मतलब आप कुछ गाइडेंस दे सकती है इसके बारे में, जो हम सर्वे करके बताएं कि इन युवाओं में कितना नॉलेज है और इनको कितना इंटरेस्ट है। नहीं, मैंने कहा कि इंडियन टेक्नोलॉजी, जी इसके बारे में बोलना शुरू करूं। तो मैं कभी अभी चर्चा हुई थी तो मैंने सुझाव दिया था कि आप हैं और आपका ग्रुप है, अगर आप टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को बिलोंग करते हैं, तो आप एक म्यूजियम बनाओ। इन इंडियन टेक्नोलॉजी के वर्किंग नमूने आपको बहुत मिलेंगे। आप खोजो तो मिलेंगे। उसका एक म्यूजियम बनाओ, उसका वर्णन करो, उसका उपयोग बताओ, वो कैसे अच्छा है वो बताओ। अगर ऐसे नमूने नहीं मिलते तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि ऐसा ऐसा था, चित्र मिलेंगे, उसका वर्णन मिलेगा। तो उसकी प्रदर्शनी तैयार करो, फिर उसको देखने के लिए सबको बुलाओ और युवाओं को बताओ, भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर है, यंत्र बनाओ, ऐसे बनाओ। तो बहुत लोग प्रेरित हो सकते हैं। फिर इसके ऊपर उत्पादन शुरू करो, वो तो आगे की बात है। छोटी सी बात तो ये है। तो ऐसा एक शुरू करो तो करते करते आपको और बातें अपने आप खुलती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। जी ताई जी, हमारे कम्युनिटी में जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, अ, आजकल स्पाई छोटे वाले, नाम नहीं आ रहा है उसका मेरा, कैमरे के साथ भेजते हैं बॉर्डर के ऊपर, व्हाट इज इट कॉल्ड, पता नहीं, एकदम से गया वो, हाँ ड्रोन ड्रोन। तो ड्रोन। ड्रोन टेक्नोलॉजी वाले काफी आते हैं कम्युनिटी में, कम्युनिटी हाँ। हॉल्स में, और एग्जीबिशन रखते हैं, पेड एग्जीबिशन होता है। हम्म। तो काफी लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आपने अच्छा सुझाव दिया कि खुद रिसर्च करके, और क्योंकि आर्मी वाले भी इंजीनियर्स होते हैं सारे, उनके होते पास हैं, भी टेक्नोलॉजी होती है, तो उनकी सहायता भी ले सकते हैं हम। ले सकते हैं ना। जी जी, थैंक यू। जी। अगर आज के कोई लिए नहीं पूछ रहा हो तो एक अनुभव साझा करूंगा आज के विषय से थोड़ा मैच करने वाला। हाँ करिए। तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। पुनरुत्थान विद्यापीठ से जुड़ने से पहले भी मैं काफी समय से बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुछ तो मन में विचार रखता था और इधर उधर देखते भी रहता था। तो उस संदर्भ में एक जगह गया था, तो उनके साथ गुरुकुल शुरू करने का इच्छा रखने वाले ग्रुप थे कुछ। तो एक जगह हम वहां गए तो वहां उन्होंने उनका अनुभव साझा किया था कि वो कुछ ऐसी कार्यशालाएं रखते थे, तो जिसमें आईआईटी के लोग भी आते थे। तो एक कार्यशाला में एक कार्य दिया गया था, सभी को बांस की चिपलियां जो होती है, टुकड़े बना के दिए गए थे एक समान सभी को, और उनको एक कार्य दिया गया था कि वो ऐसी डिजाइन तैयार करें कि उनके सामने एक रखी हुई डिक्शनरी थी, यानी पुस्तक, वो इसका वजन ले सके, ऐसा स्ट्रक्चर उनको तैयार करना था। तो उसमें सारे लोगों के स्ट्रक्चर बनाने के बाद में जब यह किया गया, उसको वजन रख के देखा गया, तो वो फेल हुए, एक ही व्यक्ति का पास हुआ। और सिचुएशन ऐसी थी कि वो बंदा अनपढ़, आज की घटना, हाँ। शायद आदिवासी समाज से, और बाकी के हम्म। लोग जो थे वो आईआईटी के ये थे, हम्म। बच्चे थे पढ़ने वाले। तो वहां के जो डीन या जो भी थे उनके, वो आश्चर्यचकित रह गए कि कैसा है। तो ये अभी जो ताई जी ने कहा है
कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी कहना चाहिए, हमने शुरू करना चाहिए, उसके लिए एकदम उत्तम उदाहरण है। अब ये बात और है कि जिन सज्जन के यहाँ पे ये घटना हुई वो हुई, उनके विचारों में मुझे थोड़ा समाजवादिता का और कुछ ऐसी चीजों का अंश दिखा कि मैं उनके साथ में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, मगर हमारे के लिए उत्तम तो उदाहरण है और सच्चे उदाहरण है। और ऐसी कई चीजें हैं जो उनके वहां पर होती है, मगर वैचारिक इसमें साम्यता में थोड़ा सा अड़चन थी, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। जी। परंतु ये जो एपिसोड है, ये जो घटना है, उसको आप लेख के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेख मिलकर एक पुस्तिका बन सकती है जो सभी को दी जा सकते हैं कि देखो ये उदाहरण है हमारी टेक्नोलॉजी के, और ये प्रतिभा है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाने वाले लोगों की। जी थैंक यू। इस बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत पहले थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि एक बात तो है कि ज्ञान मैंने जहां से पाया है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बगैर मैंने इसको रखना उचित नहीं होगा, और उनके प्रति जो मन में अरुचि है उसको शिष्टाचार के साथ में कैसा ये किया जाए, उस बारे में आपसे मैं एक बार व्यक्तिगत बात करूंगा तो जरूर। इसलिए मेरे से ज्यादा आप कुशल हैं। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। होगा ना, तो जो है वो तो होगा ही ना। हाँ चलिए आगे। हाँ, अभी किसी का कुछ प्रश्न है? और मेरा है। हाँ मधुसूदन जी, आप कुछ? हाँ पूछिए अविनाश जी या मधुसूदन जी, कौन? जी आज के इससे एक बात तो तय हुई कि आज से ही एक ऐसा समूह सेवानिवृत्त शिक्षक है, पेंशन मिल रही है, ताई ने बिल्कुल सही कहा, आपको अर्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको लेकर के एक समूह बना करके कि भाई ठीक है, आप प्राथमिक के रहे हैं, आपको मालूम है बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो क्या हम ऐसा शुरू कर सकते हैं क्या? ऐसे अनेक बच्चे हैं सेवा बस्तियों में भी जो विद्यालय नहीं जाते हैं, तो एक मूलतः या तो उसको अपन संस्कार केंद्र के रूप में कहें, लेकिन एक ऐसा समूह बना ले। एक थोड़े हमारे यहाँ जो कोचिंग क्लासेस चलती हैं उसमें कई संघ परिवार के भी हैं, तो उनसे कहें कि ठीक है आप ये जो कर रहे हो वो तो करो, लेकिन एक ऐसा जैसे एक प्रयास करके है, तो वो फ्री में आईएएस की तैयारी करवाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे समूह बनाने की आज से आपकी प्रेरणा से ये करते हैं, जो सेवानिवृत्त टीचर्स हैं वो काफी मिल जाएंगे ऐसे। हाँ उनका समूह बनाकर केवल एक सावधानी रखना चाहिए, इनको भारतीय ज्ञान देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ये तो है ही, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई क्या गलत पढ़ाया जा रहा है, वर्षों से उन्होंने पढ़ाया, अब सेवानिवृत्त हो गए तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, तो अपने हिसाब से वो शुरू करें, तो धीरे धीरे आज से ही प्रयत्न तो करेंगे ताई निश्चित रूप से। जी इस बारे में थोड़ा सा आप और मार्गदर्शन, जैसे अब ये गौरी जी यहाँ से हैं अपने हैदराबाद से, भाग्यनगर से, ऐसे अनेक जो हैं, तो आईटी सेक्टर के भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है अब काफी हो गया, थोड़ा कंसल्टेंसी करेंगे, लेकिन ऐसे आईटी सेक्टर में बच्चों को का प्रबोधन करेंगे, या तो ये बहुत ही प्रेरणादायी है। इस बारे में कहीं आप जी हाँ बोलो पूरा करो। एक कोई ऐसा प्रबोधन व्याख्यान अगर कर सकें तो। हाँ ठीक करेंगे। हाँ कोल्हापुर में एक हमारे कार्यकर्ता हैं गिरीश आरेकर करके, तो हर सप्ताह रविवार के दिन 11वीं 12वीं के साइंस के छात्रों को बुलाते हैं, और हमारी जो इंजीनियरिंग की विभिन्न स्किल्स हैं, परंपरा रही है, उसके बारे में बताते भी हैं, चर्चा करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो ये अपने तरह का, इतने समय है, इतने ही छात्र अवेलेबल हैं, तो ऐसा करो, लेकिन कुछ करो। जी क्योंकि अभी कई ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों को वास्तव में आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये जो शिक्षा पद्धति चल रही है उससे उनका पूरा विरोध है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम करें क्या। तो हाँ और किसी को कुछ? नमस्कार जी हाँ बोलिए। संजय कुलकर्णी लातूर. बोला संजयराव खूप बरेच दिवस झाले. हाँ. एक
एक अनुभव है और एक प्रश्न है। जी आपने इस व्याख्यान में पहले ऐसे कहा था कि गृह गुरुकुल होना चाहिए, गृह हाँ गुरुकुल। हाँ हाँ ये संकल्पना बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैंने क्या, पेरेंट्स मीटिंग में हमने 21 प्रश्न निकाले अच्छा और पेरेंट्स को दे दिए। 150 पेरेंट्स थे हाँ और उनको पूछा कि उनकी पालकत्व की संकल्पना कैसी है, पालकत्व की उनका वर्ग येत्ता कौन सी है, ये हमें जानना था। हाँ तो ऐसा लगा कि वो इससे बहुत दूर है, उन्होंने पालकत्व के बारे में एक भी किताब पढ़ा नहीं है। उसमें एक प्रश्न ऐसा था कि आपने कोई किताब हाँ ऐसा पढ़ा है क्या, हाँ हाँ तो श्यामची आई आहे मराठीत वगैरे वगैरे असे काही प्रश्न पुस्तक आपण वाचलीत का, तर त्याच्यात उन्होंने लिखा कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो गृह गुरुकुल ऐसे तो आपने आज बहुत अच्छा कहा कि उपक्रम छोटे छोटे ले सकते हैं, लेकिन हाँ गृह गुरुकुल हो जाए, घर में ही माता पिता गुरु हो जाए, अपने समस्याएं बहुत कम हो सकती है। तो इसके बारे में अगर पेरेंट्स को ही ध्यान में रखकर कुछ शुरू किए तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा ना। हाँ माता पिता को ही पहले तो गुरु बनना सिखाना होगा ना गृह गुरुकुल के लिए। गृह तो हम गुरुकुल के पालक आचार्य तो माता पिता होंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, पालकत्वाची पात्रता, पालकत्व की हाँ क्या होना चाहिए पात्र होने के लिए। पालक, माता पिता तो निसर्ग से ही बन सकते हैं, हाँ हाँ लेकिन पालक होने के लिए क्या क्या चाहिए, ऐसे गुण हमें अभी निकाले हैं, वो 10 निकले हैं अभी। ठीक है संवाद बिल्कुल। निकाला आना चाहिए, उनके पास अच्छा तरह से बैठना आना चाहिए, पहले आप करो बाद में उनको बोलो, ऐसे कुछ गुण निकाले। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे सही। विषय ऐसे विषय लेकर जा रहे हैं अब समाज में, हम्म। तो इसमें क्या सुधार करना चाहिए? नहीं नहीं अरे अपने आप सुधार होता जाएगा। ये अब और कौन होता है सुधार बताने वाला, हमारा ही धीरे 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 वो ठीक होता जाता है, होता जाता है, अभ्यास से होता जाता है, अनुभव से होता जाता है। उन्हीं पालकों की जो चर्चा होती है उसमें से होता जाता है। वहीं पर वो अपने आप वो सेल्फ करेक्शन होता ही जाता है। और इस देश में ऐसे असंख्य छोटे 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 प्रयोग आज भी हो रहे हैं। उनमें वृद्धि करते करते हम 140 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। जी ताई, है एक हाँ जी ताई, मैं संतोष बोल रहा हूँ नालंदा से। हाँ हाँ जी ताई। ताई, जी आपकी ये जो आज वाली सत्य है, इससे यही मतलब मनोबल ऊंचा होता है। जैसे मेरी भी इच्छा है कि जो पुराने गर्भ संस्कार से संबंधित जो दाई थी, ये जो पुरानी माताएं हैं या दादी माँ हैं, जिनके द्वारा हाथों के द्वारा जो काम किया जाता था, हाँ आज आज वो सब चीजें नष्ट हो रही हैं या फिर विलुप्त हो रही हैं, और नए जो पीढ़ी हैं उनको इन सब चीजों का महत्व समझ में नहीं आता है। तो आपने जो बताया कि बुजुर्गों को आगे लाके उनके ज्ञान को, तो इ- इससे यही मतलब प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम उन्हें इकट्ठा करके ऐसे बच्चे या फिर उनको जोड़ना, एक व्यवस्था तैयार करनी है, ताकि उनको ये सब चीजों का महत्व समझ में आए, बुद्धि मतलब खुले कि हाँ, इतने अच्छे, इतने स्वस्थ, इतने उम्र में भी इतनी जानकारियां, इतने कर्मठ कैसे हैं। तो ये था, इसी पे मैं काम करूँ ताई, बिल्कुल। इच्छा है। ये ऐसे वृद्ध जो होते हैं वो वृद्धोपसेवन के योग्य होते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है।